ईरान का वो सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो 27 नवंबर 2020 को एक रोबोटिक मशीन गन जो सैटेलाइट से कंट्रोल हो रही थी, उसने 15 सेकेंड में पूरी गाड़ी को छलनी कर दिया और बगल में बैठी उसकी बीवी को एक खरोच तक नहीं लगा और उसका नाम था मोहसिन फ़खरज़ादे। लेकिन इजराइल की एजेंसी मोसाद उसे ईरान का ओपेनहाइमर बुलाती थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो मारा कैसे गया, सवाल ये है कि इजराइल और यूएस ईरान के इतना क्यों पीछे पड़े हैं। और अगर आप सोचते हैं कि ये दुश्मनी हमेशा से थी तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि कभी एक ऐसा भी वक्त था जब ईरान इजराइल का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा पार्टनर था। सोचो ऐसा क्या हुआ होगा कि दोनों आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और यूएसए ने खुद ईरान की डेमोक्रेसी को ख़त्म करके ये नया खेल शुरू किया। और इसे समझने के लिए हमें 1953 में चलना होगा। ईरान में एक प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद मोसाद्देक, पॉपुलर इलेक्टेड, लेकिन उसने एक ऐसी गलती करी जिसके वजह से ब्रिटिश एम्पायर नाराज़ हो गई कि उसने ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। मतलब कि एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जिसका नाम आज BP है, उसका कंट्रोल ईरान के हाथ में चला गया। इसके वजह से ब्रिटिश एम्पायर नाराज़ तो बहुत हुई, लेकिन उस वक्त वो कुछ कर नहीं पाई। तो उन्होंने अमेरिका को ये कन्विंस किया कि मोहम्मद मोसाद्देक कम्युनिस्ट बन सकता है, यानी कि वो रशियन कैंप में जा सकता है। इसी के वजह से CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजेक्स के नाम से। उन्होंने ईरान में प्रोटेस्ट कराए, मीडिया को पैसे दिए गए, जनरल्स को खरीदा गया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से हटा दिया गया और उसकी जगह आया शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, एक ऐसा राजा जो ब्रिटेन और अमेरिका के इशारे पे चलता था। ये पहला लूप है जो खुलता है डेमोक्रेसी का खात्मा और उसके बदले एक फ्रेंडली डिक्टेटर। और यही वो पहला घाव है जो ईरान के लोगों के दिल में आज भी है। अब 1979 से पहले वाला ईरान देखते हैं। शाह के रूल में ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े अलाइज थे। इस रीजन में इजराइल को ऑयल चाहिए था और ईरान देता था। इजराइल ईरान को मिलिट्री ट्रेनिंग तक देता था, वेपन्स की टेक्नोलॉजी शेयर करता था। मोसाद और ईरान की सीक्रेट सर्विसेज सबक जो शाह की एक खौफनाक पुलिस थी। मतलब कि ये दोनों कंट्री साथ में काम करते थे। तेहरान में इजराइल की एम्बेसी थी, फ्लाइट डायरेक्ट चलती थी तेल अवीव से तेहरान तक। सोचिए, जिस देश को आज हम इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बोलते हैं, वही देश कभी इजराइल का नंबर 1 पार्टनर था इस रीजन में। लेकिन नीचे नीचे ईरान के आम लोग घुट रहे थे। शाह की सबक जो तेहरान की सीक्रेट सर्विसेज थी, वो टॉर्चर, डिसअपीयरेंस और सेंसरशिप सब कुछ चल रहा था। एक आयतुल्ला था जो फ्रांस के एग्जाइल में बैठा था, रूहुल्लाह खोमेनी जो कैसेट टेप्स के थ्रू स्पीचेस को गांव-गांव में पहुंचा रहा था। और फिर आया 1979, पूरा ईरान सड़कों पर निकल आया और शाह वहाँ से भाग निकला, जैसे कि अफ़गानिस्तान में हुआ था। खामनेई फ्रांस से वापस आ गया और फिर बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और यहाँ एक नया लूप खुलता है। क्या ये नया ईरान अपनी दोस्ती निभा पाएगा? और इसका जवाब आया कुछ महीनों बाद। नवंबर 1979 में ईरानियन स्टूडेंट्स ने US एम्बेसी पे कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकन हॉस्टेजेस को 444 डेज तक बंधक बनाकर रखा गया। और ये बात USA के लिए एक नेशनल ह्यूमिलिएशन थी। और शायद यही वो मोमेंट है जहाँ से ऑफिशियली USA और ईरान की दुश्मनी शुरू होती है, जो आज तक ख़त्म नहीं हुई। इस नए ईरान ने इजराइल को भी अपना दुश्मन घोषित कर दिया। तेहरान में जो कभी इजराइल की एम्बेसी थी, उसकी जगह आ गई पैलेस्टीनियन एम्बेसी। मतलब हर चीज़ पलट गई, वो भी रातों रात। अब यहाँ एक नया सपोर्टिंग लूप खुलता है। अगर ईरान का नया रिजीम इतना कमज़ोर था तो USA और इजराइल इतना डरे हुए क्यों हैं? तो इसका जवाब है प्रॉक्सी वॉरफेयर। खामनेई के ईरान ने एक स्ट्रेटजी बनाई जो शायद आज भी चल रही है कि हम खुद सीधा नहीं लड़ेंगे, हम प्रॉक्सीज बनाएंगे। तो 1982 में लेबनान वॉर के दौरान ईरान ने हिजबुल्लाह बनाई, जो लेबनान का शिया मिलिशिया ग्रुप है। फिर धीरे धीरे इराक में मिलिशिया, सीरिया में असद का सपोर्ट, यमन में हुथीज और गाजा में हमास को फंडिंग और वेपन्स। ईरान खुद इन प्रॉक्सीज को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बुलाता है, एक नेटवर्क जो इजराइल और US के इन्फ्लुएंस को इस रीजन में हटाना चाहता है। और शायद यही नेटवर्क अगले 40 साल तक जंग का सेंटर बना रहेगा। लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा डर था न्यूक्लियर वेपन।
2002 में एक ईरानियन अपोजिशन ग्रुप ने ये रिवील किया कि ईरान सीक्रेटली नतांज और अराक में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा है, जिसके बारे में IAEA को पता भी नहीं है। ईरान ने कहा कि ये सिर्फ सिविलियन एनर्जी के लिए है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना था कि इसके पीछे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है और जिसका नाम है अमाद प्रोजेक्ट, जिसका मकसद था न्यूक्लियर वॉरहेड बनाना। और इसी के चीफ साइंटिस्ट थे मोहसिन फ़खरज़ादे, जिसका हम अभी जिक्र कर चुके हैं। और अब यहाँ से शुरू होती है दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर, कवर्ट वॉर। यहाँ कोई टैंक नहीं चलते, ना ही बॉर्डर क्रॉस होती है, सिर्फ खामोशी में लोग मरते जाते हैं। 2007 आर्दशीर हुसैनपुर सिराज यूनिवर्सिटी का न्यूक्लियर फिजिसिस्ट अपने घर में गैस लीक से मरा पाया जाता है और इसे ऑफिशियली एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन US इंटेलिजेंस फर्म स्टैटफोर्ड का कहना है ये मोसाद का काम था। जनवरी 2010 मसूद अली मोहम्मदी तेहरान यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपने घर के बाहर एक मोटरसाइकिल पे रखे बम से उड़ा दिया जाता है। नवंबर 2010 माजिद शहरियारी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग फैकल्टी मेंबर अपनी कार में बम से मारा जाता है। उसी दिन एक और साइंटिस्ट फरीदन अब्बासी के कार में भी बम लगाया जाता है, लेकिन वो बच निकलता है। जनवरी 2012 नतांज फैसिलिटी का एक की फिगर अपनी कार में मोटरसाइकिल से आए बम से उड़ाया जाता है। हर बार ईरान का रिएक्शन सेम होता है, ये मोसाद या फिर CIA का काम है। और हर बार इजराइल ने ना ही ना कहा और ना ही हाँ, और बीच में एक और चीज़ चल रही थी जो कि बम से भी ज़्यादा खतरनाक थी। 2010 में ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में एक अजीब वायरस मिला जिसका नाम था स्टक्सनेट। ये दुनिया का पहला साइबर वेपन था जिसने फिजिकल डैमेज किया। ईरान के सेंट्रीफ्यूजेज खुद को इतनी तेज स्पीड से घुमाकर खुद को डिस्ट्रॉय करने लगी, जबकि कंट्रोल रूम के स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। और बाद में पता चला कि USA और इजराइल का एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ओलंपिक गेम। बिना गोली चलाए ईरान के प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया। इसके बाद का लुक, क्या डिप्लोमेसी काम करेगी जहां पे बॉम्ब्स और वायरसेस फेल हो रहे हैं? 2015 में जवाब आता है JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ईरान और वर्ल्ड पावर्स के बीच एक डील होती है। ईरान अपना यूरेनियम इनरिचमेंट लिमिट करेगा, IAEA को इंस्पेक्शन देगा और बदले में सैंक्शन हटेगी और दुनिया सोचती है शायद अब शांति होगी। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही इस डील से बाहर निकल जाते हैं। इसे वर्स्ट डील एवर बोलते हैं और मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शन को वापस लगा देते हैं। और फिर 3 जनवरी 2020 को ट्रंप एक और बड़ा कदम उठाते हैं। बगदाद एयरपोर्ट के बाहर एक ड्रोन स्ट्राइक में कासिम सुलेमानी, ईरान के कुर्द फोर्स के कमांडर, जो मिडिल ईस्ट में ईरान के सारे प्रॉक्सीज ऑपरेशन के मास्टरमाइंड था, उसे मार दिया जाता है। ईरान बदला लेने की कसम तो खाता है, लेकिन उसी साल के एंड में फ़खरज़ादे की वो सैटेलाइट कंट्रोल मशीन गन वाली असैसिनेशन होती है जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ तक तो सिर्फ एक कोवर्ट वॉर थी, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद सब कुछ सरफेस पे आ गया। हमास, जो कि ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी है गाजा, इजराइल पे एक बड़ा अटैक करता है और इसके जवाब में इजराइल गाजा पे फुल स्केल वॉर शुरू कर देता है, जैसा कि हमने देखा है। और धीरे धीरे ईरान का पूरा एक्सिस ऑफ नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। हिजबुल्लाह लेबनान से रॉकेट चलाता है, हुथीज यमन से रेड सी में शिप्स पे अटैक करने लगते हैं, इराक की मिलिशिया ग्रुप US के बेसिस पे हमला करने लगती है। 2024 इजराइल दमास्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पे हमला करता है। ईरान जवाब में सीधा इजराइल पे मिसाइल और ड्रोन्स भेजता है, पहली बार इतना डायरेक्ट अटैक। और फिर इजराइल जवाबी हमला करता है। और इसी साल हमास के लीडर इस्माइल हानिया को तेहरान में ही, जहां वो ईरान के प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन में आया था, वहां उसे असैसिनेट कर दिया गया। हर नया इवेंट एक नया सपोर्टिंग लूप खोलता है। तो क्या अब ये पूरे रीजन की जंग बन जाएगी?